सर धर्मेंद्र यादव आपसे ही कि ये जो ऑडियो बीजेपी दिखा रही है, जो जारी कर रही है, ये क्या है? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आपके नेताजी? हिमानी जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन आपके फ्रेम से गायब हो गया है। 4 तारीख को देश की राजनीति से भी गायब होने का समाचार आपको मिलेगा। इसकी शुभकामना मैं पहले दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं। जैसे आपने बोला वैसे ही कपिल जी ने एकदम स्टूडियो में एंट्री मारी। चलिए कोई नहीं, आप अपना अपनी बात पूरी कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व से लेकर के हर एक नेता को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी से शुरुआत करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जब सबसे बड़े झूठे हो सकते हैं इस सदी के, जो ये भी कह देते हैं कि शायद मैं अपनी माँ के कोख से पैदा नहीं हुआ, इससे बड़ा झूठ इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का हो ही नहीं सकता। आप सर उस बात पर बात करिए जो ऑडियो जारी किया गया है। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पीछे अंदर खाने क्या खाका तैयार हो रहा है? सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण जितना खत्म हो करना सकता था उतना खत्म किया। मैं आपको बताता हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आज भी एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पर 1 से 2% ओबीसी के लोग हैं आज भी, और शेड्यूल कास्ट के भी उतने ही हैं। अगर आप आईआईटी में जाएंगी, आप आईएम में जाएंगी, आप एनआईटी में जाएंगी, वहां पर भी हुबहू स्थिति यही है। 1 से 2% ओबीसी के लोग हैं, जबकि 27% आरक्षण मिला हुआ है। और इस खेल को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सफाई से, चाहे वो आपके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय क्यों ना हो, दिल्ली विश्वविद्यालय क्यों ना हो, एनएफएस के माध्यम से इनको रोकने का प्रयास किया। तो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण की वकालत करते हैं आप, सबसे बड़े नेता मुस्लिम आरक्षण की वकालत करते हैं। ये चौथी बार पूछ रही हूँ सर मैं, क्योंकि संविधान में संशोधन की पैरवी करते नजर आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं आपके नेता। जो सुना आपने, जो बीजेपी ने जारी किया है, सुधांशु त्रिवेदी को आपने देखा, सुना। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान में धर्म के आधार पर कहीं भी आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो जातिगत जनगणना की बात है, जो पिछड़ों की, ये अपने नेता को बताइए ना। जनगणना वो कह रहे हैं कि केंद्र पर दबाव बनाएंगे, वो कह रहे हैं ना। होने दीजिए ना। हाँ। हम जिस संशोधन की बात कर रहे हैं, अगर पिछड़ों की आबादी 70% है तो उन्हें 70% आरक्षण मिलना चाहिए। उस पिछड़ी जातियों में जो आपके आर्थिक पिछड़ेपन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सामाजिक पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं, शैक्षिक पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं, जो संविधान में कहा गया है। सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर जिन जातियों को शामिल करना होगा शामिल की जाएंगी। अच्छा। उसमें किसी भी धर्म के लोग आ सकते हैं, उसमें धर्म की कोई बात ही नहीं है। मिश्रा जी, ये अंदर ही अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है? ये कौन सा खाका तैयार हो रहा है? संविधान करते हुए उस संविधान की मर्यादा खुद तार तार कर रहे हैं आप लोग। नहीं हिमानी जी, ऐसा नहीं है। संविधान में, जैसे हमारे मित्र ने कहा, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देना, कोई कानून बनाना ऐसा संभव नहीं है। हालांकि समझाइए ना, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दबाव बनाना पड़ा तो दबाव बनाएंगे केंद्र पर। पूरी करने दीजिए। जबकि मुस्लिमों में भी जातियां होती हैं, मुस्लिम में SC ST OBC में आते हैं। अगर मुस्लिमों का इंक्लूजन जातिगत आधार पर, जातिगत जनगणना के आधार पर किया जा रहा है, तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उसमें क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनका इस देश में हिस्सा नहीं है? अच्छी खासी आबादी है, 18 से 20% आबादी है मुस्लिमों की, उनमें भी जातियां होती हैं, उनमें भी शेड्यूल कास्ट होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष प्रवक्ता जो हैं, कुछ जो है मुस्लिम है और जो उन जातियों से आते हैं, तो अगर उनको आरक्षण मिलता है तो इसमें किसी के पेट में दर्द क्यों नहीं है? रही बात संविधान संशोधन की, संविधान में संशोधन कोई पहली बार नहीं हो रहा है। संविधान में संशोधन 50 बार हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद वकालत करती रही संविधान में संशोधन करेंगे। विषय यह है कि आप संविधान में जब संशोधन करते हैं तब आपकी नियति क्या है। अगर आपकी नियति है सामाजिक न्याय की नीति है, सामाजिक शिक्षा की नीति है, समाज को ऊपर ले जाने की नीति है, भारत को आगे बढ़ाने की नीति है, तो संविधान में संशोधन। दरअसल प्रोफेसर कपिल कुमार, ये संविधान का रोना गाते हुए जो विपक्ष कर रहा है, ये बीजेपी के कंधे पर बंदूक रख कर दरअसल चला रहा है। खाका कुछ और ही तैयार हो रहा है। आप समझ रहे हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की बात से और मिश्रा जी की बात से कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? और अखिलेश यादव तो पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुधांशु त्रिवेदी जी ने सुनवाया वो ऑडियो जो अखिलेश जी कह रहे हैं। देखिए, आरक्षण कब लागू किया गया था? संविधान बनने के बाद लागू किया गया था ना। और संविधान बनने के बाद से लेकर के और कह लीजिए 1995-96 तक ऑलमोस्ट, बीच में 2 साल छोड़ दीजिए वीपी सिंह के, या जनता पार्टी के 5 साल छोड़ दीजिए, किसकी सरकार रही? कांग्रेस की सरकार रही। उस दौरान जिस बैकलॉग की अभी बात की प्रोफेसर साहब ने भी कि 2% नहीं है, वो % नहीं है, उस दौरान उस बैकलॉग को मुझे बताइए भरने के क्या प्रयास किए गए? ठीक है, क्यों नहीं किए गए? क्या किसी एक वाइस चांसलर पे एक्शन लिया गया कि तुम संविधान के हिसाब से संविधान को तोड़ रहे हो और इन पोस्टों को नहीं भर रहे हो?
एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला हूं, आपकी टर्न आएगी, आप बोलिएगा, ठीक है? यही नहीं, उस काल में जो तरीके ढूंढ रहे गए इसको तोड़ दे के कि अगर इतिहास जैसे विषय के अंदर SC ST का कैंडिडेट मिल सकता था तो उस पोस्ट को रिजर्व नहीं किया जाता था, उसको ओपन कर दिया जाता था। और रिजर्व किसको कर दिया जाता था? कंप्यूटर साइंस की पोस्ट को, कि जिसके ऊपर वो MSc कंप्यूटर साइंस अभी SC मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो वहां तक बेचारा पढ़ के पहुंच ही नहीं पाया है, और फिर 3 साल तक उसको दिखाते हुए NF, फिर उस पोस्ट को भी ओपन करवा लो। तो इसलिए ये कहना कि कोई एक पार्टी इसकी जिम्मेवार है या वो है, ये बिल्कुल गलत है। ये जो मानसिकता इसमें काम की। अब दूसरी बात मैं करता हूं, ये जो बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की, मैं एक सवाल, मैं गया एक सिलेक्शन कमेटी में, उस यूनिवर्सिटी के अंदर ST की पोस्ट थी, उस ST की पोस्ट के ऊपर एक कैंडिडेट थी जो IPS की बेटी थी ST की, और एक कैंडिडेट था जो झारखंड के गरीब घर से ट्राइबल PhD करके, दोनों JNU से PhD किए हुए थे। वाइस चांसलर कहते हैं इस IPS वाली का अपॉइंटमेंट कर दो। मैंने कहा क्यों कर दूं? अगर सामाजिक न्याय करना है तो ये तो पढ़ी हुई है सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, और ये बेचारा जो गरीब ट्राइबल लड़के आया है झारखंड से, मैं तो इस ट्राइबल का करूंगा। समझिए आप, ये जो क्रीमी लेयर खड़ी कर दी इन लोगों ने। एक मुझे बात बताइए, एक बार एक व्यक्ति को आपने सामाजिक न्याय देने के लिए आपने एक अच्छी पोस्ट पे उसको रिजर्वेशन से दे दी पोस्ट, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वही व्यक्ति के बच्चे अगर उसी पोस्ट को दोबारा रिजर्वेशन से मांगते हैं सब सामाजिक समुदायों के होते हुए, तो वो और किसी का नहीं, अपनी ही जाति के एक और गरीब व्यक्ति का हक मारते हैं। क्या इसको सोचते हैं जो रिजर्वेशन की बात करने वाले हैं? या एक रिजर्वेशन को केवल राजनीतिक और वोट का मुद्दा बना करके रख दिया है? अब इस बात पर मैं सैयद जवाद साहब से एक क्विक रिएक्शन लूंगी। सैयद जवाद साहब, क्या सोचते हैं जब आरक्षण की बात आप करते हैं, जब उसकी मांग आप करते हैं, जो बात यहाँ पर प्रोफेसर साहब ने कही? नहीं, आरक्षण तो इस देश की सच्चाई है और जाति भी इसी देश की सच्चाई है। अब थोड़ा सा बड़ा एक मशहूर शेर है राहत इंदौरी साहब का, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप बताइए CP ठाकुर ने 2017 में क्या कहा था? भारतीय जनता पार्टी के है ना बड़े वरिष्ठ नेता, चारू जी उन्होंने कहा था कि देश का संविधान जो है वो बदलना चाहिए। 400 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों चाह रहे थे, या सांसद साहब क्यों चाह रहे थे? देश का संविधान बदलेंगे। और उसके बाद आदरणीय मोहन भागवत साहब ने 2015 में कहा था समीक्षा करनी चाहिए, फिर समीक्षा की डेफिनेशन चेंज कर दी। आज तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि समीक्षा होगी, और गुजरात के अंदर जिन OBC जातियों को आरक्षण मिलता है वहां पर चुप्पी साध लेते हैं। बिहार के अंदर NDA की सरकार इनकी चल रही है, नीतीश कुमार साहब तायीद करते हैं, वहां पर चुप्पी साध लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू वो तायीद कर रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे, वहां पे चुप्पी साध लेते हैं। आप बताइए कौन सी दोहरी राजनीति है? मुझे लगता है, मैं फिर इसीलिए कहता हूं कि गजनी मूवी देखते हैं या गजनी है भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि आज सुबह कुछ हुआ और शाम में रात तक भूल गए, फिर थोड़ी देर बाद याद आए। गजनी हो चुके हैं ये लोग। मैं जवाब ले लूं इसका? अब जवाब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। ये समीक्षा की जो आपने यहाँ पर बात की, और चारू जी उनकी बात पर जवाब, और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है कि कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही हटता है वैसे ही वो समीक्षा की जाएगी, इसकी जरूरत क्यों? हिमानी जी नमस्ते। देखिए समस्या ये है कि आज मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो संविधान में सुधार करेंगे, अपने आप ही कहते हैं कि पर्सनल लॉ को सशक्त करेंगे। उंगली उठा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है कर्नाटक में, वहां अपने आप माइनॉरिटी का बजट इंक्रीज करते हैं और एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। OBC की कैटेगरी में सारे के सारे मुसलमानों को इंक्लूड करते हैं, सारे, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हो। ये उंगली उठाने का काम पार्टी को करते हैं जो सबका करती है। एक सिंपल सा आपका सवाल है, जब घर दिए जाते हैं, जल आता है, उज्ज्वला के सिलेंडर आते हैं, आयुष्मान योजना के कार्ड मिलते हैं, पूछा जाता है किसी की धर्म या जाति, आपकी इकोनॉमिक आधारों के बेसिस पर ये सारी उपलब्धियां देश में आपको मिलती आ रही। समस्या आपके लिए हो गई है कि अब आपका बैंक गया है हम, ये सच्चाई फुल। तो आज जितने भी लोग आरक्षण की बात करते
हैं, जातिवादी बजट की बात करते हैं, उनसे मेरे दो सवाल हैं। पहले तो आपने ये पूरा का पूरा प्लान 5 प्रदेशों के चुनाव से पहले शुरू किया था, क्या नतीजे आए 5 चुनावों में? आप हारे हैं, आप हर जगह हारे हैं, बुरी तरीके से हारे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हारे हैं, तो आप मांग करते थे कि प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती, ठीक है। 8 सीटें भी नहीं आई आप